एकादश के बच्चों का व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं फुटकर व्यापारियों में स्थायी दुकानों में जो बड़ी स्थायी दुकानें हैं या बड़े फुटकर व्यापारी हैं उनमें दूसरा विभाज्य या बहुखंडी दुकान या श्रृंखला भंडार। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये वह भंडार होते हैं जो फुटकर व्यवसायी में होते हैं और साथ ही साथ इनका स्वामित्व एकाकी होता है, यानी कि कोई एक बड़ी संस्था बड़ी कंपनी होगी जो इनकी मालिक होगी। ये भंडार छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनका स्वामित्व एक कंपनी के ही हाथ में होता है जिसके द्वारा स्थान स्थान पर भंडार या शाखाएं खोली जाती हैं। ठीक है, एक ही नाम से कई दुकानें होती हैं। दरअसल इनका संगठन जो होता है वह केंद्रीय होता है। ठीक है, और ये दुकान निर्माता खुद भी खोल लेते हैं और कभी कभी व्यापारी नहीं खोलते हैं। यूएसए में इन्हें श्रृंखला भंडार यानी मल्टीपल स्टोर्स के नाम से जाना जाता है या मल्टीपल शॉप के नाम से जाना जाता है। यूरोप इन्हें मल्टीपल शॉप बोलता है। चैन स्टोर, श्रृंखला भंडार ये कहा जाएगा कहाँ? यूएसए में। और यूरोप के कंट्रीज इसे मल्टीपल शॉप बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। भारत में आप इन्हें बाटा, डीसीएल स्टोर आदि के नामों से आप देखते हैं। इनका एक केंद्रीय दफ्तर होता है। बिक्री के लिए माल भी केंद्रीय भंडारों से ही उप भंडारों पर पहुंचाया जाता है और सारे भंडार अपने सामान से संबंधित क्रय आदेश भी केंद्रीय भंडार को ही देते हैं और वहीं से सामान उन तक पहुंचता है। इन भंडारों पर काम करने के ढंग और तरीके सारे प्रमापित होते हैं। प्रमापित यानी कि पहले से निश्चित होते हैं, पूर्व निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुखंडी दुकानें हैं इनके लक्षणों पे ये हम चर्चा कर लेते हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये एकल पंक्ति के विशेषज्ञ हैं, यानी कि यहाँ पर आप कोई एक क्षेत्र से संबंधित सारे उत्पादों को पा सकेंगे, जैसे जूते या कपड़े। इसी तरह से किसी एक श्रृंखला पर, जैसे कि मान लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे सामान हो गए, ठीक है, जिनमें रेफ्रिजरेटर हो गए तो सारे रेफ्रिजरेटर हो गए अलग अलग स्पेसिफिकेशन के। तो ठीक है, तो जनरली एकल पंक्ति के होते हैं। जैसे जूते हैं तो सारे फुटवेयर वहाँ पर हो गए, मेंस के, वुमेंस के, चिल्ड्रन के, है ना। इस तरह से कपड़े हैं तो सारे कपड़े हो गए। तो इस तरह से ये एकल पंक्ति के विशेषज्ञ होते हैं। एक प्रोडक्ट नहीं होता कि खाली पुरुषों के जूते हों, ऐसा यहाँ नहीं होगा। जैसे बाटा की दुकान है तो वहाँ बाटा के जूते अलग अलग किस्म के मिलेंगे, लेकिन जूते ही मिलेंगे। तो वहाँ पर पंक्ति क्या हो गई? प्रोडक्ट लाइन क्या हो गया? फुटवेयर। फिर है केंद्रीकृत क्रय। यहाँ पर खरीदारी जो होती है वो केंद्रीयकृत होती है, यानी कि संस्था के मुख्य कार्यालय द्वारा ही माल क्रय किया जाएगा और बाद में इन मल्टीपल स्टोर्स पे भेजा जाएगा। ये बृहद आकार पे काम करते हैं, मतलब इनका संगठन बड़ा होता है। जो एक दुकान होती है वो तो उतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन ऐसी हज़ारों दुकानें पूरे देश में इनकी फैली होती हैं। और जो इनका विक्रय होता है वह विकेंद्रीकृत होता है, यानी कि वो अलग अलग छोटी छोटी दुकानों पर जो खोली जाएंगी, जिन्हें हम मल्टीपल स्टोर्स के नाम से पढ़ ही रहे हैं, वहाँ पर इनका विक्रय होगा। लेकिन खरीद इनकी जो होती है वह एक ऑफिस के द्वारा होती है जिसे केंद्रीय भंडार कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे केंद्रीय भंडार होगा वहीं उसी ऑफिस के माध्यम से उसे खरीदा जाएगा। तो इसीलिए क्रय केंद्रीकृत है लेकिन विक्रय विकेंद्रीकृत। मध्यस्थ यहाँ से हट जाते हैं। ये सीधे सीधे निर्माताओं द्वारा या तो खोले जाते हैं, या अगर निर्माताओं द्वारा नहीं भी खोले जाते हैं तो भी अल्टीमेटली जो व्यापारी खोलते हैं वो सीधे से निर्माताओं से वस्तु पा लेते हैं। तो बीच के जो होलसेलर्स, रिटेलर वगैरह वो सब होते हैं वो सब हट जाते हैं। सीधे होलसेलर्स वगैरह जो होते हैं वो हट जाते हैं, सीधे सीधे माल निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचने की स्थिति बनती है इनके माध्यम से। सामान्य मूल्य, इनका जो मूल्य होता है समान मूल्य होता है, यानी कि हर मल्टीपल स्टोर पे, वो चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ पर एक ही योजना, एक ही स्कीम होगी। अगर 20% डिस्काउंट चल रहा है तो 20% डिस्काउंट हर जगह होगा। ठीक है, नकद विक्रय ही यहाँ पर होता है और गुणवत्ता का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। ये जो स्टोर्स होते हैं मल्टीपल स्टोर्स, ये कभी भी अपनी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते और ना ही नकली वस्तु इनके यहाँ कभी भी पाई जा सकती है। बात करते हैं बहुखंडी दुकानों के लाभ। तो बड़े पैमाने की बचत यहाँ पर मिलती है, क्योंकि
जो खरीदारी होती है वो केंद्रीकृत होती है, तो बड़े स्तर पर इन्हें खरीदा जाता है। इस वजह से वस्तुएं काफ़ी सस्ती पड़ती हैं और इसकी बचत होती है। मध्यस्थ हट जाते हैं। यहाँ चूँकि उधार विक्रय नहीं होता है, इसलिए अशुद्ध ऋण नहीं होते। माल का हस्तांतरण ब्रांचेस के बीच में आसानी से हो जाता है, तो इमरजेंसी में अगर माल की आपूर्ति की आवश्यकता पड़े तो पास की दूसरी ब्रांच से कराई जा सकती है। जोखिम का प्रसार माल कई स्थानों पर होता है, तो अगर किसी एक दुकान पे कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो केवल उतना ही नुकसान होता है। तो जोखिम एक ही जगह पे माल नहीं रखा होता है, वो अलग अलग छोटे छोटे मल्टीपल स्टोर्स में, चूँकि वहाँ पे सजा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, इसलिए जोखिम जो है वो बट जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और लागत यहाँ पर कम आती है। केंद्रीकृत क्रय के कारण लागत में मितव्ययता यानी कि बचत रहती है। वृहद स्तर पर क्रय तथा मध्यस्थों का ना होना ग्राहक के लिए भी काफ़ी फलदायी माना जाता है। लचीलापन है, यस ऑफ कोर्स। आप इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं, इसमें जो दुकानें हैं वो बहुत छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, बस उनकी डिज़ाइन कार्य पद्धति सेम होती है। बात करते हैं इन बहुखंडी दुकानों की सीमाओं की, तो इनकी जो प्रमुख सीमाएं हैं उनमें आता है माल का सीमित चयन। जब एक निर्माता कंपनी अपनी कंपनी की ही वस्तु विक्रय के लिए वहाँ पर रखती है, उसके अलावा कोई अन्य कंपनी की वस्तुएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं, तो जब ग्राहक वहाँ खरीदने जाता है तो उसके पास सीमित विकल्प होते हैं खरीदारी के। पहल की कमी, लैक ऑफ इनिशिएटिव। चूँकि यहाँ पर सब कुछ निर्धारित कार्य पद्धति के आधार पर होता है, तो जो उस मल्टीपल स्टोर्स का प्रबंधक है, वो चाहे कितना भी कुशल क्यों ना हो, वो कोई नया इनिशिएशन नहीं कर सकता, नई शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मुख्यालय के नियमों का और निर्देशों का ही अनुपालन करना होता है। व्यक्तिगत संपर्क की कमी, यहाँ पर जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानों पर होते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वह अपने ग्राहकों से एक व्यक्तिगत संपर्क बनाते हैं और उन्हें अपनी राय देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, और इस तरह से वह उनके साथ एक रिश्ता, एक संबंध जो है डेवलप कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की दुकानों पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सब सैलरीड लोग होते हैं और उन्हें रिलेशनशिप बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। एक बात और आती है मांग के बदलने पर कठिनाई। यहाँ पे माल अगर रखा हुआ है और अचानक से अगर उसका फैशन और ट्रेंड परिवर्तित हो जाए, तो जो भी माल लगा हुआ है उसमें बहुत हानि हो सकती है। बात करते हैं विभागीय भंडार, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, और बहुखंडी दुकान या श्रृंखला भंडार जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इनमें अंतर की। तो चूँकि विभागीय भंडार आप पहले पढ़ चुके हैं और बहुखंडी दुकान भी आपने अभी पढ़ी है, तो इनके अंतरों को अच्छे से पढ़ें और इन्हें तैयार करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ये बताऊँ एक एक करके, क्योंकि इन सब में पूरी चर्चा हो चुकी है, इनके कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। ये सारे बिंदुओं को आपको अच्छे से याद करना है। फिर बात आती है डाक द्वारा व्यापार की, मेल ऑर्डर रिटेलिंग। तो ये वर्तमान में आप ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में देखते हैं, लेकिन पहले जब इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, तो उस समय डाक के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से व्यापारी या निर्माता आपसे संपर्क करते थे। अगर आपको उनका प्रस्ताव अच्छा लगता था तो आप उन्हें उस संबंधित उत्पाद के लिए आदेश देते थे। आदेश प्राप्ति पर जो निर्माता होता था या जो विक्रेता होता था, वह उस माल की पैकिंग कराकर डाक के माध्यम से आपके घर पे माल भेज देता था। डाकिया जब आता था तो वह माल की डिलीवरी करने से पहले या तो आपसे नकदी में या मनी ऑर्डर के रूप में उस माल का मूल्य वापस ले लेता था, मतलब मूल्य आपसे एकत्रित कर लेता था, संग्रहित कर लेता था, और उसके पश्चात वह आपको आपकी वस्तु दे देता था। इस सिस्टम को डाक विभाग में वीपीपी यानी वैल्यू पेएबल पोस्ट कहा जाता था। मतलब वैल्यू यानी मूल्य, पेबल यानी कि भुगतान करना होगा जब भी वो पोस्ट आएगी। तो वैल्यू पेबल पोस्ट के माध्यम से जब भी वो पोस्ट आएगी, तो जितना भी मूल्य का वह सामान होगा आपको उसका भुगतान करना होगा। वह माल का, वह उत्पाद का भुगतान करने के पश्चात आपको वह माल आपको डाकिए द्वारा दे दिया जाता है और आपसे साइन करा लिए जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो आपको समझना है। हालांकि अब ये जो है बदल चुका है। अब ये कुरियर कंपनीज़ के माध्यम से होता है। आप ऑर्डर देते हैं अपने स्मार्टफोन से या अपने कंप्यूटर से, और उसके बाद माल आपके घर पे आ जाता है। आप कैश ऑन डिलीवरी चुन सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पहले से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डाक द्वारा व्यापार मैंने आपको भी बताया है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे होता है। एक रीडिंग इसकी करेंगे। इसके लाभ क्या हैं? सीमित पूंजी की आवश्यकता, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े बड़े रिटेल आउटलेट यानी कि बड़े बड़े शोरूम नहीं खोलने होते हैं।
आप सीधे सीधे अपने गोडाउन से इस तरह के बिजनेस को कर सकते हैं। तो सीमित पूंजी की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, मध्यस्थ यहाँ नहीं रहते, सीधे सीधे निर्माता के रूप में आप वस्तुएं अपने उपभोक्ताओं तक भेज सकते हैं। अशुद्ध ऋण की अनुपस्थिति है, क्योंकि यहाँ या तो माल पहले से ही या तो माल का भुगतान पहले ही मिल जाता है एडवांस में ऑनलाइन, और या वहाँ पर जाने के बाद पहले माल मिल जाता है, उसके बाद में वैल्यू पेएबल पोस्ट डिलीवर की जाती है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में आप अपने माल को बेच सकते हैं, तो पहुंच बहुत बृहद हो जाती है और ये सुविधाजनक है, ग्राहकों को सुविधा देता है, घर बैठे उन्हें सामान मिल जाता है या फ़ोन करके भी वह सामान प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सीमाएं ये हैं कि व्यक्तिगत संपर्क यहाँ नहीं होता है। जहाँ आप दुकान पर जाते हैं तो विक्रेता आपको राय दे सकता है, आप उससे राय ले सकते हैं, स्वयं आप देख सकते हैं, वस्तु चेक कर सकते हैं, आपके निगाहों के सामने होती है। यहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क की कमी होती है, छल कपट की संभावनाएं भी रहती हैं निश्चित रूप से। भारत जैसे देश में इस मामले में भारत काफ़ी आगे है कि कहीं पे भी किसी को कैसे चतुराई के साथ ठगा जा सकता है, इसमें पीछे नहीं है, कम से कम इतना तो हम कहेंगे। तो विज्ञापन के द्वारा वस्तु की किस्म की जानकारी तो मिलती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है ये जब आप उसको टच करते हैं, मान लिया कपड़ा है, जब आप उसे स्पर्श करेंगे तो पता चलेगा कि वो कितना कंफर्टेबल आपके शरीर पर हो सकेगा। ठीक है, तो यह संभव है कि जो वस्तु दिखाई जा रही है उसकी गुणवत्ता वैसी ना मिले, लेकिन मिल भी सकती है। फिलहाल छल कपट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है डाक द्वारा व्यापार करते समय। उच्च संवर्धन लागत, क्योंकि आप विज्ञापन के माध्यम से ही ग्राहक तक अपने वस्तु को पहुंचा पाते हैं, इसलिए अखबार, पत्रिका, इंटरनेट, टीवी के माध्यम से आपको विज्ञापन करने होते हैं, बार बार विज्ञापन करने होते हैं ताकि लोगों को पता चले। अब ये विज्ञापन की लागत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसे हाई प्रमोशन कॉस्ट कहा जाता है, उच्च संवर्धन लागत, जिसको आपको बियर करना पड़ता है। अगर आपका शोरूम होता है तो आपको बहुत ज़्यादा विज्ञापन नहीं करना पड़ता, क्योंकि शोरूम स्वयं अपने आप में वस्तुओं का प्रमोशन कर रहा होता है। लेकिन चूंकि शोरूम स्थापना की लागत से आप बच जाते हैं, तो यहाँ पर हाई प्रमोशन कॉस्ट ज़रूर हो जाती है। बिक्री उपरांत सेवा का ना होना, यस ऑफ कोर्स, जो दुकानदार होते हैं वहाँ पर दुकानें फिक्स हैं, आप कोई वस्तु खरीद के लाए घर पे, अगर वो नहीं काम कर रही सही से तो आप पुनः वहाँ गए, आपने उसकी जानकारी हासिल की, अगर वो ख़राब थी तो आपने वापस करने के लिए निवेदन किया। लेकिन यहाँ डाक द्वारा बिजनेस में ऐसी संभावना नहीं थी। हालांकि वर्तमान में जो ऑनलाइन परचेज़ आप करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, वहाँ पर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप वस्तु को रिटर्न भी कर सकते हैं, ये सुविधा अब होने लगी है। फिलहाल ये हम बात कर रहे हैं डाक द्वारा बिजनेस जो बहुत पहले हुआ करता था। साख सुविधा यहाँ पर नहीं होती है, ग्राहक का इसमें लॉस होता है। कभी कभी सुपुर्दगी में भी काफ़ी देरी होती है, माल को आने में आपके पास 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग जाया करते हैं, कभी कभी और ज़्यादा। अच्छा, डाक सेवाओं पर निर्भरता है। अगर देश में कहीं पे भी कोई जो है बाधा आ जाए, जैसे दंगे होने शुरू हो जाएं, कोई महामारी आ जाए, अभी जैसे लॉकडाउन लग गया था, तो जो डाक के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से सामान पहुंचने थे वो सब ठप हो गए थे, रुक गए थे। यहाँ पर डाक के द्वारा कुछ वस्तुएं जो सीमित वैरायटी यानी कि लिमिटेड वैरायटी ही अवेलेबल होती है। यहाँ पर नाशमान वस्तुएं का विक्रय नहीं हो सकता, जैसे कि फल, सब्जी, दूध वगैरह, है ना, क्योंकि कुछ सामान ऐसे हैं जिनकी पैकिंग में असुविधा होती है, पैकिंग अगर अच्छे से हुई नहीं है तो ख़राब होने का भी भय रहता है। तो ये कुछ हानियाँ हैं। कुल मिलाकर के आपने अभी डाक द्वारा व्यापार के लक्षण पढ़े, उसके लाभ पढ़े और कुछ सीमाएं भी जानी। अब है उपभोक्ता सहकारी भंडार, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।